नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 की तरफ चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और देखिए, आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? बगीचे में। बच्चों, बगीचे में क्या क्या देखते हैं आप? पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, है ना, तितलियाँ, कभी कभी सुंदर सुंदर छोटे छोटे जीव जंतु भी वहाँ मिल जाते हैं, जैसे खरगोश, या बहुत जो बड़े बड़े बगीचे हैं वहाँ मोर, कबूतर, है ना, ये सारे पक्षी भी वहाँ मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक बगीचे की हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि बगीचे में हम कौन कौन से पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, कौन कौन से फूल और कौन कौन सी तितलियों, पक्षियों, कौन कौन से जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। बगीचे में कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कोई बहुत लंबे पेड़, कोई बहुत छोटा पौधा, कोई बहुत सुंदर फूल खिलने वाला, कोई फल देने वाला, कोई ऐसा पेड़ होता है जिस पे सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, कोई ऐसा पेड़ होता है जो बिल्कुल फलों से लदा रहता है, कोई ऐसा पेड़ होता है जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसे वो कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन से पौधे होते हैं? अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि सिर्फ गर्मियों में उनके ऊपर फूल आते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पे सिर्फ सर्दियों में फूल आते हैं और फल आते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों कि वो सालों भर फूल खिले रहते हैं वहाँ, और कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। बच्चों, हम लोग आज ऐसे ही पौधों की बात करेंगे, पेड़ों की बात करेंगे, पक्षियों की और तितलियों की बातें करेंगे, क्योंकि आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे संसार में 2000 से ज़्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है और उनमें 1500 प्रजातियां सिर्फ हमारे भारत में पाई जाती हैं। और ये जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि तितलियां जो हैं उनका जीवन 30 दिनों तक का भी हो सकता है और कुछ तितलियां तो 5 से 6 दिनों तक ही जीवित रह पाती हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग चलते हैं बगीचे की सैर करने और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और हम किसकी कहानी देखने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं पाठ 4 में, मेरा बगीचा। चलिए, इस बगीचे में क्या क्या हो रहा है। यहाँ एक कहानी है बच्चों, पहले हम उसको देखेंगे। मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। उन्होंने वहाँ घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहाँ जाना था। अंततः वह दिन भी आ गया जब मैं और माँ वहाँ पहुँचे। पिताजी हमें लेने आए थे, तो पिताजी ने नए घर के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक चारदीवारी दिखी। बच्चों, जब किसी बच्चे के पिताजी का एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, या जिसको कहते हैं बदली हो जाती है, तो पूरे घर का सामान सभी लोगों को वहाँ जाना पड़ता है और नए जगह पे जाके फिर से नए जगह पे अपने आप को व्यवस्थित करना होता है। तो चलिए देखिए कहानी में आगे क्या हुआ। उस चारदीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे, मतलब कॉलोनी बसी हुई थी। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चारदीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि एक वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियाँ, यानी कि 17 प्रकार की तितलियाँ तथा पक्षियों की 87 प्रजातियाँ हैं।
यानी कि वहाँ पे पाली जाती होंगी, है ना। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि कितने प्रकार की तितलियां हैं, है ना। तो इन सभी तितलियों का अलग अलग नाम भी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर, बुलबुल, कबूतर, चील, बतख, गौरैया, और आप देखिए यहाँ दोनों तरह की गौरैया है, नर भी है और मादा भी है। दोनों जो चिड़िया है, दोनों में आप अंतर स्पष्ट देख सकते हैं कि कौन सी नर है और कौन सी मादा है। क्योंकि जो नर गौरैया होते हैं तो देखिए उनके गले के नीचे और जो पेट का भाग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जो मादा गौरैया है उसका पूरा पेट का और गले का भाग जो है वो भूरे रंग का है। आप देखिए बच्चों, दोनों गौरैया जो है वो साफ नज़र आ रही है। आप चील भी देख रहे हैं, बतख भी देख रहे हैं। तो मोर को तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है ना। तो ये सारे जो थे उस उद्यान में, उस जगह पर इतने प्रकार के, बहुत सारे 87 प्रकार के पक्षी और तितलियों की इतनी प्रजातियां वहाँ देखने को मिल सकती थी उन्हें, और वहाँ पे पालन होता होगा, तभी तो वो लिखा हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। तो फिर जब वो वहाँ गया है बच्चा, तो वो सोच रहा है, उसने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में नहीं। पता नहीं, अच्छा ठीक है, खैर चलिए आगे फिर और कहानी देखते हैं। वो सोच रहा है ना। अब क्या हुआ कि स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया, तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूमकर इकट्ठा कर लूँगा। तो माँ ने बताया कि यहीं घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी किसी के फल भी मिल गए। अब हर्बेरियम क्या है, यह तो उस बच्चे को नहीं पता था, है ना, नहीं पता था। मगर उसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा। उसने कहा कि चलो और भी हम देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ। आइए देखिए आप भी। 2 एक जैसे पौधे, है ना। तो जब वो पौधों को इकट्ठा कर रहा था बच्चा, तो पौधा छांटते समय दूब घास के पौधे पर नजर गई, तो याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब मांगा था। मैं हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधे, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूंढने में लगा हुआ था। काफ़ी देर तक उलझा रहा। बच्चों, क्या आपके घर में पूजा होता है? पूजा पाठ के समय दूब का उपयोग ज़रूर होता है। आपकी भी माताजी ने कभी कहा होगा कि जाओ दूब लेकर आओ। तो ये बच्चा भी बड़ा असमंजस में है और वो सोच रहा है कि दूब, एक जैसा दूब जिसमें 3 घास होता है एक साथ। आपने कभी अगर दूब खोजा है या आप जानते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो घास को ही दूब समझ लेते हैं। तो घास दूब नहीं होता है बच्चों। दूब जो है वो एक ही में 3 लंबी लंबी पत्ते जैसी होती है, उसकी रेशे जैसी, और एक ही वो दूब आता है, एक ही दूब उसमें निकलता है, एक ही पत्ता, है ना, और 3 एक साथ लगे हुए होते हैं। तो दूब और घास में आप अंतर कीजिए और खोजिए। देखिए आपके भी स्कूल के बगीचे में दूब जरूर होगी और घास भी होगी। तो अपने शिक्षक से पता कीजिए, दोनों को दिखाइए कि कौन घास है कौन दूब है, और अंतर स्पष्ट करना सीख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ एक ही प्रकार के पौधे को दूब और घास उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहाँ आखिर इतने तरह के पौधे कहाँ से आए? मैं हैरान हो गया। मैंने घर के पास वाले तालाब में तो अभी तक देखा ही नहीं था। पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहाँ होंगे।
हाँ, वो बच्चा तो बिल्कुल असमंजस में है और वो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से इतने सारे पेड़ों को, पौधों को और फूलों को देख रहा है और उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई है कि आखिर उस तालाब के पास और कितने तरह के पौधे होंगे, तो उसको भी देखना चाहिए, है ना। चलिए, और भी वहाँ अन्य पौधे है ना, अन्य पौधे। मैं अपने हर्बेरियम में और पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा। एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा देखा, घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे, है ना, तो वहाँ भी उन्होंने वैसा पौधा देखा। फिर क्या हुआ बच्चों, आइए देखिए। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या किसी चीज़ से पौधे को निकालिए। करीब करीब एक जैसे 2 दूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए, उनका परीक्षण कीजिए। हाँ, ऐसा करके देखिए आप। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मुझे कैंपस के पेड़ पौधों के बारे में जानने को इतनी इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधों की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा और लोगों से नाम भी पूछता रहा। कहीं कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते। तो माँ ने कहा, कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, ना कि सिर्फ एक पत्ती या एक फूल से। अब माँ समझा रही है कि एक पत्ता या एक फूल से आप पूरे पौधे को नहीं पहचान सकते हैं। जहाँ वो उगा हुआ है उसे देखकर ज़्यादा आसानी से पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों कि कभी कभी एक जैसे ही पत्ते वाले कई पौधे होते हैं। आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि एक जैसे पत्ते वाले कौन कौन से पौधे हैं, या एक ही जैसे फूल वाले भी कई पौधे होते हैं, लेकिन उसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए माँ ने कहा कि सिर्फ पत्ते या फूल से अंतर करना मुश्किल है, इसलिए जहाँ वो पौधा है उस पौधे को देखकर और विशेषताओं के आधार पर उसका अंतर कीजिए और उसको पता लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने कई बार हर्बेरियम को जानने की कोशिश की। हर्बेरियम के बारे में वो बच्चा इकट्ठा कर रहा है फूलों और पत्तों के नमूनों को। तो कैसे बनाएं हर्बेरियम, और ये हर्बेरियम होता क्या है बच्चों? तो पहले तो देखिए, अरे मैं तो हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई है, सारे पौधे भी सूख गए हैं, क्योंकि वो एक एक करके इकट्ठा कर रहा था बच्चा। कुछ फूल भी सिकुड़ गए हैं। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, बेटा एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं, फिर इसका एल्बम तैयार कर सकते हैं। बच्चों, ये तो था हर्बेरियम बनाने का तरीका। बच्चों, हर्बेरियम ये जो शब्द है, इसमें क्या करना है? आपने देखा ये कैसे बनता है? माँ ने बताया कि पौधे या पत्ते या फूल को किताब के अंदर या अखबार के अंदर रखकर उसे भारी दबाव से उसको कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है, भारी दबाव से दबाकर, और उसके बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी आप रख सकते हैं। उसके बाद वो सूखता तो है मगर वो सिकुड़ता नहीं है, और उसके बाद उस पत्ते या पौधे, छोटे पौधे, फूल को क्या करते हैं, कागज़ पे टेप के द्वारा चिपका दिया जाता है, और वहाँ फिर हम लोग उसका नाम लिखते हैं कि ये किस पेड़ का है, पौधे का है, या इस फूल का क्या नाम है। और इस तरह करके हम लोग उसकी एल्बम बनाते हैं। मतलब एक पेज पे हम लोग लगाए, फिर उसको पलट दिए, फिर दूसरे पेज पे उस तरह के अनेक पत्तों को, फूलों को लगाते हैं।
इसको कहते हैं हर्बेरियम। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है इक्वेरियम। एक्वेरियम तो आप जानते हैं बच्चों, जिसमें शीशे के जार में मछलियों को रखा जाता है ना, उसके जैसे अनुकूल वातावरण को तैयार करके। तो मछलियों को के जो कृत्रिम रूप से रखने की जो जगह बनाई जाती है उसे कहते हैं एक्वेरियम। उसके बाद एक और शब्द है बच्चों टेरेरियम। ये क्या होता है? ये है एक इसी तरह के पौधों को रखने वाली सुंदर सी जगह। लेकिन इसमें अंतर क्या है बच्चों कि इस तरह के जो पौधे जो जार में, मर्तबान में या शीशे के उसमें रखे जाते हैं, शीशे के जार में, उसमें पौधे को उसके अंदर रखा जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ काई जैसे जो पौधे होते हैं या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मिट्टी या बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उन पौधों को उस जार के अंदर रखा जाता है और वो हरियाली और बहुत खूबसूरती देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो होते हैं टेरेरियम। तो वो जार के अंदर जो पौधे विकसित होते हैं और उन्हें ज़्यादा धूप की और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको हम लोग जार में जब रखते हैं वो टेरेरियम कहलाता है। तो हम लोगों ने आज 3 तरह के शब्दों को सीखा बच्चों, हर्बेरियम, एक्वेरियम और टेरेरियम। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये है हर्बेरियम का उदाहरण। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पत्तों को और पत्तों के साथ टहनियों को उसी प्रकार अखबार के अंदर रखकर दबाव से दबाकर और 1-2 दिन 3 दिन के बाद जब वो थोड़ा सूखने लगते हैं तो उनको इस तरह से चिपकाया जाता है, लगाया जाता है। आप ये देख रहे हैं बच्चों कि जिस भी पौधे के, जिस भी पेड़ के ये पत्ते हैं उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप हर्बेरियम बना सकते हैं, उसका एक एल्बम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। माँ ने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को लगाया भी है। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधे में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटा तो मैंने देखा ही नहीं था। मैंने सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे हैं, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गैंगटॉक में भी, है ना। तो बच्चों जब यहाँ बबूल और कैक्टस की बात हो रही है तो आपने देखा कि ये जो है पौधा, ये बहुत सूखे जगह पर, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, रेत ही रेत है, वहाँ पे ये पौधा पनपता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। वो जहाँ ज़मीन में जितना निचले स्तर पर भी अगर पानी है तो वहाँ से वो पानी को सोखता है और ये बबूल और कैक्टस जीवित रहता है। मतलब बहुत दिनों तक भी अगर इसमें पानी ना डाला जाए फिर भी ये कम पानी से भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। तो सिर्फ मरुभूमि में, मरुस्थल में ही नहीं, कई जगह इस तरह के कैक्टस उगे हुए या बबूल के पेड़ उगे हुए आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ी सा बात करेंगे बच्चों पेड़ पौधे और जंतु। कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में हैं। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के आसपास तो नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे? कुछ जवाब मेरे मन में है जो इस प्रकार है कि हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं, मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं हैं। एक नाला है, इसलिए शायद सिर्फ मच्छर हैं और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। बच्चों आप इतने थोड़े से उक्तियों में आप समझ गए होंगे, देख रहे होंगे कि जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पक्षियाँ, पशु पक्षी, तितलियाँ भी नहीं जाती हैं। और
ये दोनों अंतर आपको पता चल रहा है इस कथन में, क्योंकि जहाँ बच्चा गया है अपने पिताजी के साथ, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, तितलियाँ हैं, पक्षी हैं, लेकिन कोलकाता में जहाँ उनके भैया रहते हैं उनके घर के आसपास एक भी पेड़ पौधा नहीं है, सिर्फ एक नाला है। तो नाले में क्या होता है बच्चों? मच्छर मक्खी ज़्यादा पनपते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो बच्चा है ये अंतर कर रहा है कि पेड़ पौधे होने से जीव जंतु वहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। बच्चों, आप अपने इलाके के कौन कौन से जंतु जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए और 2 जंतु एवं 2 पेड़ के बारे में आप लिखिए। देखिए, जहाँ आप रहते होंगे वहाँ ज़रूर जीव जंतु होंगे, अगल बगल पेड़ पौधे भी होंगे, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, है ना। तो इस तरह के सिर्फ 2 पेड़ के बारे में आप लिखिए कि आपने उसे कहाँ देखा और वो पेड़ आपको कैसा लगता है, उस पेड़ पे क्या होता है और उस पेड़ पे कौन कौन से पक्षी रहते हैं, ये तो आप लिख ही सकते हैं। और 2 जीव जंतु यानी कि 2 पशुओं के बारे में लिखिए। तो 2 पशु तो आपके घर के आसपास ही मिल जाएंगे, एक गाय, एक भैंस, या एक कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। तो आप सिर्फ 2 पशुओं के बारे में आप लिखिए और देखिए क्या लिखना है आपको कि ये पशु क्या खाते हैं, कैसे इनका जीवन चलता है और कैसे इनका रहन सहन है। बच्चों, आप जब इन पशुओं को देखते हैं और इन पेड़ पौधों को देखते हैं तो आप उनमें ये भी देखते हैं, जब आप 2 पेड़ के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि उसका पत्ता कैसा है, उस पर कैसे फूल आते हैं, वो कितना बड़ा है या कितने साल पुराना है, ये भी आप लिख सकते हैं। और जब पशुओं के बारे में लिखते हैं तो आप लिखेंगे उनके खान पान के बारे में, रहन सहन, और उस पशु के और कितने बछड़े हैं, या वो पालतू है या पालतू नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों, पेड़ और पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है? बीज। उसके बाद जब हम बीज डालते हैं ज़मीन में, भूमि में हम बीज डालते हैं, तो उसके बाद उसमें से अंकुरन होता है, फिर जड़ निकलता है, तना, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल और तब फल, है ना। तो पेड़ के या पौधे के मुख्य भागों के बारे में ज़रूर याद रखिए और जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप ज़रूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आप ये बताइए कि विश्व में कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? बताइए। पेड़ है मगर लकड़ी नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? है ना ये बहुत मज़ेदार प्रश्न। देखिए, ये है केला का पेड़। केला का पेड़ आपने देखा है, उसमें क्या होता है? लकड़ियाँ नहीं होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला घास कौन सा होता है? बताइए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत तेज़ी से जो बढ़ता है वो घास कौन सा है? उसका नाम क्या है? चलिए बताइए। अगर आपको याद हो या आपने कहीं पढ़ा हो, बताया गया हो, वो है बांस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब सोचेंगे कि आप बांस क्यों बता रही हैं। तो बच्चों, बांस जो है ये घास की ही प्रजाति है और ये बहुत तेज़ी से लंबा होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसीलिए ये मैंने पूछा सवाल आपसे कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला घास कौन सा है। तो आप ये जानिए कि बांस जो है वो एक घास है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसकी प्रजाति ये ना तो पेड़ है, ना पौधा है, ना लत्तर है, ये घास है। चलिए आगे देखते हैं।
बच्चों आप ये बताइए, और आप जानते भी हैं, तो चलिए जल्दी से बताइए कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे से हमें क्या फ़ायदा है, क्या मिलता है। तो पेड़ पौधों का मानव जीवन में तो बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तमाम प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ आदि भी देते हैं। और घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी और भूक्षरण, बच्चों यहाँ एक शब्द है भूक्षरण, इसका अर्थ है भूमि का कटाव, है ना, वो नहीं होता है। धूल आदि की समस्या से बच सकते हैं, क्योंकि अब शोध में ये पता चला है कि पेड़ पौधे जो हैं वो धूल भी सोखते हैं और धूल को बहुत ज़्यादा प्रदूषण को बढ़ने नहीं देते। वातावरण को शुद्ध रखने और संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी का कटाव रोकते हैं और नमी बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ बरसात में अच्छी बारिश होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधे बारिश बुलाते हैं, है ना, क्योंकि वाष्पीकरण होता है और उसके बाद वहाँ वर्षा भी होती है, बादल को ये बुलाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों आप पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या कीजिएगा बताइए, कैसे आप पौधों को सुरक्षित रखिएगा, या क्या कर सकते हैं आप? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? देखिए क्या क्या आपको करना चाहिए या आप क्या करना चाहते हैं, और कैसे आप पेड़ पौधों को संरक्षित रख सकते हैं। तो कम से कम एक पेड़ की देखभाल करें, अपने आप को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। कैसे करेंगे? किसी भी पेड़ पौधे को जब आप देखभाल करने लगते हैं तो उसमें पानी देने के सही तरीकों को जानिए। अधिक पानी देने से बचें। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ज़्यादा पानी डाल देने से पौधा गल जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। और खाद पानी किस समय डालना है ये भी आप अपने बड़ों से पता कीजिए और अन्य लोगों से पता कीजिए। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, उनसे पूछिए। पौधों को छांव दें। अगर बहुत तेज़ धूप है तो उसे धूप से भी बचाएं, छोटे पौधे जो होते हैं। और घास पात से और तापमान नियंत्रण, मतलब कि अगर अगल बगल बहुत सारा खरपतवार उग जा रहा है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये उग जाते हैं तो पेड़ पौधों को अच्छी प्रकार से बढ़ने नहीं देते। खुले जड़ों को ढक दें। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि बहुत तेज़ बारिश के कारण या बहुत तेज़ हवा चलने के कारण जड़ों से मिट्टी हट जाती है, तो वैसी खुली जड़ों को वापस मिट्टी से ढक दें। और क्षतिग्रस्त पत्तों को ना हटाएं। कभी कभी आंधी तूफान में क्या होता है कि पत्ते या टहनियाँ टूट जाती हैं, तो उन्हें तोड़कर अलग करने की कोशिश ना करें जब तक कि वो खुद से ना सूख जाएं, वो खुद से ना गिर जाएं। ऐसा ना करें कि उनको नुकसान हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों कि जिसको आप ध्यान में रखकर एक पेड़ पौधों को आप संरक्षित कर सकते हैं और उनको संरक्षण दे सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपके अवलोकन कौशल का भी विकास होगा। आप ये देखेंगे कि एक पौधा कैसे और किन किन ये जो आपके काम हैं इनके कारण वो किस तरह से संरक्षित है, बढ़ रहा है और पनप रहा है, तो इसका भी आपका विकास होगा, है ना। चलिए अब मैंने लगाई प्रदर्शनी। ये जो बच्चा था उसने घूम घूम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। और मैंने उसकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। उस बच्चे ने ये किया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि किसी पौधे के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसका जो नमूना इकट्ठा कीजिए, उसके पत्तों का, टहनियों का, फूलों का, है ना, और उसको आप अपने विद्यालय के बोर्ड पर लगा सकते हैं हर्बेरियम बना के, या फिर इस तरह से जानकारी चार्ट पेपर पे सजा के इकट्ठा करके लिख करके और उसको आप अपने स्कूल के
डिस्प्ले बोर्ड पे लगाइए। देखिए, दूसरे बच्चों को भी जानकारी मिलेगी और बाकी बच्चे भी ऐसा करना चाहेंगे और इस तरह से जानकारी का आदान प्रदान होगा। आपने 10-40 फूलों और पत्तों और जितने भी पौधों की जानकारी इकट्ठा की तो 10 किसी और बच्चे ने किया, 10 किसी और बच्चे ने किया, तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी का भंडार आपके पास होगा, है ना। तो बताइए बच्चों, आज का जो ये पाठ था वो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस बगीचे की सैर में आपको बड़ा मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। आप हर्बेरियम, एक्वेरियम और टेरेरियम के बारे में भी आप ज़रूर समझ गए होंगे, जान गए हैं। बच्चों, इसी तरह से आप और भी अनेक पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, पत्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे इसके बाद एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार।